हेलो डियर, ये साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा सेट है। इससे पहले सेट नंबर 1 का डिस्कशन हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 2, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है ना। जनरेटर को घुमाने के लिए क्या डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 3, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 4, सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो बिल्कुल दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता या ऑक्सीजन संयोग नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो पहले ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी निकालना पड़ेगा। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो उस कंडीशन में 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संयोजकता पूछा है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी, 2। क्वेश्चन नंबर 7, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, या फिर ऑप्शन में रहेगा फॉर्मिक अम्ल, तो वो भी सही हो जाएगा। तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। उसी तरह से मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भी आंसर सेम होगा, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक बोले तो जाइलम और फ्लोएम। तो यानी कि यहाँ पर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। याद रखना, संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, पराशन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? पराशन विधि द्वारा। ठीक है। याद रखना, प्रोटोजोआ में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन पराशन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मुझे बताइए, यकृत क्या बाह्य ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि? आपको बताया है ना, ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। जो हार्मोन का स्रावित करता है, यानी कि हार्मोन को स्रावित करता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और जो एंजाइम का स्रावन करता है वो बाह्य ग्रंथि है। तो याद रखना, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होगा? तंत्रिका कोशिका होगा, ये भी ध्यान रखना। और तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का यानी कि अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोर अवस्था यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बालक या बालिका। तो इसलिए बालक की कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, और बालिका की कंडीशन में एस्ट्रोजेन
यानी कि प्रोजेस्टेरोन भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको पता है ना, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है वो आलिंद होता है और नीचे का भाग निलय होता है। इस तरह से 2 साइड भी होते हैं, दायां और बायां। तो इस प्रकार दायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय होता है। ठीक है। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो यहाँ पर देखो उत्तक दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ए, उत्तक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, है ना? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन। तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्या है? दायां अलिंद है और ये दायां निलय है, और उसी तरह से ये बायां अलिंद है और ये बायां निलय है। तो यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो बिल्कुल निलय करता है। ठीक है। और वहीं पर शुद्ध रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो बायां निलय करता है। उसी तरह से अशुद्ध रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो दायां निलय करता है। तो पंप करने का कार्य निलय ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी, कूलम। क्वेश्चन नंबर 25, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 और H2O। इसलिए 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 26, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, जो काफ़ी कठोर और मजबूत होता है। तो इसलिए 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 27, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। कमेंट बॉक्स में बताइए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण किस में बनते हैं? परागकोश में बनते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको पता है ना, संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के भी 4 संघटक होते हैं और फ्लोएम के भी 4 संघटक होते हैं। तो याद कीजिए फ्लोएम के 4 संघटक क्या क्या होते हैं। आपको बताया गया है चालनी नलिकाएं, नंबर 2 सहकोशिकाएं, उसके बाद फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु उत्तक। तो बिल्कुल चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाएगी? फ्लोएम में पाई जाएगी, है ना? याद है ना जाइलम और फ्लोएम में अंतर? तो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो जाइलम उत्तक किसे कहते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? शॉर्ट में सुन लीजिए। जो खनिज लवण तथा जल को पेड़ पौधे के जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? जाइलम उत्तक कहते हैं। इसी तरह से फ्लोएम उत्तक किसे कहते हैं? तो वैसा पादप उत्तक या वैसा संवहन उत्तक जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन का। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? यहाँ पर पूछा है। तो आपको पता है ना पादप हार्मोन के बारे में। इथिलीन क्या है? पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन है। ऑक्सिन ये भी पादप हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है, यानी कि इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। बताए थे ना इससे पहले वाला सेट में। तो यहाँ पर
पादप हार्मोन कौन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो 3 है वो पादप हार्मोन हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग यहाँ पर कौन है? पुंकेसर। बिल्कुल ये पुंकेसर क्या है? नर प्रजनन अंग है। बाकी अंडा से देखो ये मादा जनन अंग है। वर्तिकाग्र ये भी फूल का मादा जनन अंग है, ये भी वर्तिका भी क्या है? मादा जनन अंग है। लेकिन पुंकेसर क्या है? फूल में नर प्रजनन अंग है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इसमें द्विखंडन होता है। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है ना। ईस्ट में कौन सी विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो द्विखंडन नहीं होता है किसमें? ईस्ट में। बाकी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में द्विखंडन होता है ना, द्विखंडन या द्विविभाजन। क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो बिल्कुल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 38, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं ना। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन का क्या करता है? उत्पादन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, नर युग्मक में गुणसूत्री की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्री की संख्या कितना होती है? 23। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? आपको बताया गया है वायुमंडल को कई भागों में या कई परतों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मा मंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। तो इसलिए ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने का गुण किस में होता है? धातु में होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्वेश्चन नंबर 42, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। जिंक बोले तो जस्ता, और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, और जस्तीकरण का ही दूसरा नाम है गैल्वेनीकरण। इसलिए 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनीकरण। तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है ना। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? जब कोई अधातु के परमाणु किसी अधातु के परमाणु से अभिक्रिया करती है, तब जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यानी क्या है? धातु है, और Cl क्या है? यानी क्लोरीन क्या अधातु है। तो ये तो आयनिक यौगिक है ना। तो ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, Ca बोले तो कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। तो यहाँ पर धातु और अधातु के संयोग से बने हैं, तो ये भी क्या है? आयनिक यौगिक है। तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक पूछा है। तो सी में देखिए कार्बन, सी से कार्बन क्या अधातु है, और हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही अधातु है, इसलिए ये एक सहसंयोजी यौगिक है। तो इसलिए 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। Na2O ये भी क्या है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि Na क्या है? सोडियम धातु है, और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। तो धातु और अधातु के संयोग से बना यौगिक आयनिक यौगिक होगा, और दोनों ही अधातु हो तो वो सहसंयोजी यौगिक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का सोने का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट का, है ना। क्यों किया जाता है ये थोड़ा देख लेना, मैं लिखा दिया हूँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व का मतलब होता है अक्रिय गैस,
या फिर निष्क्रिय गैस। तो मैं ट्रिक से बताया हूँ ना, हेमा, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो यहाँ पर देखो आर्गन आया है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ताम्र बोलेंगे तो ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। तो इसलिए 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, लवण। क्वेश्चन नंबर 49, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH/2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH/2। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म बोले तो क्षारक। तो क्षारक कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में NaCl क्या है, एक लवण है। तो इसका मतलब ये क्षारक नहीं है, इसलिए 50 का बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जस्ता का अयस्क हैं। तो जस्ता के 3 अयस्क होते हैं, याद कीजिए क्या क्या होते हैं, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सिलिकॉन या सिलिकन है। तो क्या है सिलिकन, आपको बताया है ना, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। तो ये सभी क्या है, उपधातु हैं। तो सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है ना, बताया है ना, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। इसलिए 54 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल, याद रखना। चलिए क्वेश्चन 55, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, बिल्कुल क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इसलिए यहाँ पर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 57, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज क्या होता है, पारभासी या पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक या इकाई क्या है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, तो इसलिए मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं पर जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं पर कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना। तो माध्यम चेंज हो रहा है तो प्रकाश की चाल भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 60, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो बिल्कुल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, थोड़ा सा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत का अच्छा चालक है।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए हमको बताइएगा किस धातु में तन्यता गुण सबसे अधिक होता है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। वहीं पर अगर धन इलेक्ट्रोड पूछता तो फिर कार्बन का बना होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब भी। धन इलेक्ट्रोड की कंडीशन में कार्बन और ऋण इलेक्ट्रोड की कंडीशन में जस्ता यानी कि जिंक। क्वेश्चन नंबर 64, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेलों में लघु और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के 3 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्या आधार है? परमाणु द्रव्यमान। सिर्फ मोसले ने परमाणु संख्या को आधार बनाया था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। बाकी इससे पहले जितने भी, जैसे कि न्यूलेंस का अष्टक नियम है ना, डोबरेनर का त्रिक नियम, फिर मेंडलीफ साहब आए, तो वह सभी ने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया, जिसकी वजह से फ्लॉप हो रहा था। फिर मोसले आया और परमाणु संख्या को आधार बनाया, जिससे वह आधुनिक आवर्त सारणी का गठन या निर्माण किया, है ना। तो 67 यहाँ पर मेंडलीफ की बात हो रहा है, इसलिए क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। वहीं पर आधुनिक आवर्त सारणी या हेनरी मोसले के बारे में बात करता तो फिर परमाणु संख्या हो जाता। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। तो इस तरह से क्या होगा? अनुपात 1:3, क्योंकि परमाणु की संख्या का अनुपात पूछा है। तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 3 है, तो इस तरह से 1:3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का होगा डी 1:3। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव्य है? तो कमरे के ताप पर कौन द्रव्य है? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, है ना। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल। उसी तरह से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टरिक अम्ल, है ना। सेब में मैलिक अम्ल, इसके बाद दूध में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये सभी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो आपको पता है ना, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो यहाँ पर तीनों ही दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 2, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, है ना, बताया ना, हजामती दर्पण। तो वही होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 74, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किसका कम होता है तरंगदैर्घ्य? बैगनी का। तो तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा उसका विचलन क्या होगा? अधिक होगा। तो आपको पता है ना, प्रिज्म में जब प्रकाश किरणें ऐसे गुजरती हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी, और सबसे ऊपर लाल। तो विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, किस रंग का या किस किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 75, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 76, अवतल दर्पण के सामने
वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। तो समान आकार को पकड़िए। तो समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्र केंद्र पर स्थित होते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है, वस्तु यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार भी बराबर होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, मानव नेत्र के लिए दृष्टि के अस्थायित्व होता है। तो मतलब मानव नेत्र। ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोले तो तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा और छोटा होता है। तो आभासी, सीधा एवं छोटा। ठीक, तो यहाँ पर देखो सीधा एवं हराशित। हराशित का मतलब वही हुआ कम होना यानी कि छोटा होना। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हराशित यानी कि सीधा और छोटा। याद रखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, v/u। ऑप्शन नंबर ए प्लस का v/u। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको बढ़िया से समझ लेना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।